बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा नया सेट मुझे मिल गया है तोहफ़तन। ये देखें कितना खूबसूरत सेट है। सबसे पहले आज हम अपना शो स्टार्ट करें तो मैं आपको चाहूँगी कि अपने सेट को यहाँ पर आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं इधर से। ये देखें कितना खूबसूरत पीछे ये 3 बड़ी बड़ी फ्रेमिंग्स के साथ जो है ये मेरा सेट तैयार किया गया है। कितना कलरफुल है। वैसे यहाँ पर कोई भी कलर के कपड़े पहने जाएंगे तो वो बहुत खिलेंगे, मगर लाइट कलर्स के जो जितने भी शेड्स होंगे कलर के वो बहुत खूबसूरत इन्हांस होंगे क्योंकि मेरे सेट पे यहाँ पे रंग ही रंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन है इतनी खूबसूरत सी, कुछ हमने डेकोरेशंस का सामान यहाँ पे लगाया हुआ है। ये खूबसूरत सी वॉल डिज़ाइन की हैं। देखें एक ये भी पूरा पैसेज है, ये भी बहुत प्यारा पैसेज है। यहाँ पर भी कभी मैं अपने मेहमानों के साथ खड़े हुए ना ऐसे खुसर पुसर कर सकती हूँ। खुसर पुसर मीन्स गॉसिप्स कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। उसके साथ साथ ये देखें कितना सारा यहाँ पे वॉकिंग स्पेस है, इतना बड़ा है। वो ऊपर टेरेस है, ये भी जगह है। यहाँ पे हमारी बुक्स हैं, ये लाइब्रेरी एरिया बनाया हुआ है। ऐसे आप अपने घर के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारी प्यारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। इधर मैं कुछ रखना चाह रही थी मगर आज हमारा फर्स्ट डे तो फिर हम इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर क्या रखें। ये एक मेरी खाली टेबल है, ऑल्दो मैं इसके ऊपर ये भी सेट कर सकती हूँ अलग से, जस्ट अ वॉच, व्हाट डू यू से, है ना, इनफ। समटाइम्स आप बहुत चीज़ें लगा दें तो एक चीज़ कहीं एक कॉर्नर पे पड़ी हुई बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें ये सेट भी कितना अच्छा है। और ये किसी दिन ये बाइक चलाती हुई मैं इस सेट के अंदर एंटर होंगी। कितना खूबसूरत पीस है। ऐसे छोटे छोटे पीसेस आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। कितना प्यारा लग रहा है। ओके, ये पार्क हुई भी थी, इसको पार्क ही रहने देते हैं। ओके, और उसके बाद ऐसे आप अपने घर के लिए भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये मेरा पैसेज, ये मेरा कॉर्नर, इस सारे कॉर्नर को यूटिलाइज़ करूँगी। और आपने देखा सोफ़ों के कलर कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे। वाओ, आई लाइक ऑल द कलर्स। कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी सिर्फ ये टेबल नहीं है जिसके ऊपर हम यहाँ पर चीज़ें रख के दें, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। और कितना कलरफुल है ना काउच। अच्छा लग रहा है ना नूर, एवरीथिंग सो कलरफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरह जो हमारा मुल्क है, हमारी दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया, अल्लाह ताला ने इसको बहुत कलरफुल बनाया है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत दुनिया तख्लीक की है अल्लाह ताला ने कि वो कहते हैं ना, तुम्हारी किस किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ मैं। अल्लाह की इतनी नेमतें, मैं अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करूँ। मैं, आप, हम सब मिलके इस खूबसूरत दुनिया की जो तख्लीक है, इसमें जो कलर्स हैं, इसमें जो रंग है, जो इसमें खूबसूरती है, फिर ऑन टॉप इंसान जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, कितनी खूबसूरती है ना। माशाल्लाह आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड अर्थ डे है। और ये क्यों मनाया जाता है? जैसे लोग मदर्स डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स दिन मनाते हैं, तो वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है। मतलब ये वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और इसमें हमें ये बताने के लिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी दुनिया को, कायनात को जो है साफ़ रखें, आलूदगी से पाक रखें। मगर हम ये चीज़ें पूरी नहीं करते। कितने ऐसे मसाइल हमारी ज़िंदगी में कि हमसे वही सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम दुनिया की तरफ क्या देखें। हमसे तो अपने हमारे घर के बाहर नहीं निकला जाता, तो उसके बाहर के मसाइल कैसे सोचें। तो हमें सोचना चाहिए क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं ये इसी तरह हर एक का मुल्क बनते बनते ये पूरी दुनिया बनती है, ये पूरी कायनात बनती है। तो ये पूरी कायनात का ख्याल रखना भी हमारे ज़िम्मे है। ये जो आलूदगी, ये जो पोल्यूशन, ये जो कचरा, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं फैलानी चाहिए। बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि सदका खैरात जब कर रहे होते हैं तो जो सदक़े के शॉपर हैं, जो गोश्त होते हैं, वो उठा के वो अपने घर में सदका निकालते हैं और वो गोश्त शॉपर में डाल के तो नहर में फेंकने चले जाते हैं। अब वो नहर में फेंक तो रहे होते हैं मगर ये नहीं सोचते कि वो जो आबी जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर क्या असर होगा। वो शॉपर को खाएंगे, मर सकते हैं, उनकी भी ज़िंदगी। फिर गंदगियाँ, शॉपरों को फैलाना, सड़कों पे चलती गाड़ियों में शीशा खोला फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, अपने घर से कूड़ा उठाया किसी और के घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया।
मतलब कि आपका घर साफ़ रहना है, उसके बाद आपके पड़ोसियों का, आपका गली मोहल्ला, इसी तरह पूरी दुनिया कायनात ये सब गंद बला से मर जाए। फिर बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, तो मैंने भी आपको सिर्फ स्टार्ट में छोटी सी बात बताई। खैर, इस पे बात करने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे पे आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर अब्दुल कादिर, एनवायरमेंटलिस्ट है, जूम पे होंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। माहिर माहौलियात हैं हमारे साथ, एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह। हम अपने नए सेट पे आ गए तो हम कलर्स बता रहे थे, सुन ही रहे होंगे आप बातों के बारे में कि हमने क्या क्या बोला है, और फिर साथ मैंने बोला कि हमारे दुनिया में भी बहुत खूबसूरत रंग है। ऐसी है डॉक्टर साहब? दुनिया बहुत खूबसूरत है, और ख़ास तौर पे हमारी ये ज़मीन जिसके ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि इस पे ज़िंदगी मौजूद है, और ये ज़िंदगी कई अरबों साल से इसके ऊपर रवां दवा है। और अब हम इंसान जो हैं इस ज़मीन के ऊपर अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हमारे कुछ गलत डिसीजन की वजह से और खुद गर्जी की वजह से अब इस ज़मीन के माहौल में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। और आज का दिन इसी हवाले से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंसानों को अवेयर किया जाए कि हमारे लिए ये ज़मीन कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारी पैदाइश से लेके मरने के बाद तक भी यही ज़मीन हमें सहारा देती है। क्या बात है। हम अपनी खुराक और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और फिर इसके अलावा हमारा इस निज़ाम के अंदर एक दूसरे जानदारों के साथ भी एक मुताबिकत है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो सैलाब आते हैं, घर डूब जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, तो ये किस वजह से आते हैं? इसकी वजूहात क्या होती है, ज़रा देखने वालों को समझाइए। अच्छा, ये सैलाब आना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। अब ये एबनॉर्मल बात है कि किसी भी इलाके में जहाँ पे पहले ज़्यादा बारिशें नहीं होती थी और अब ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो गई हैं, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। जिस तरह पिछले दिनों आपने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा 75 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश। जी। तो इसके पीछे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं, क्योंकि अब दुनिया में इंसान की वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वेदर पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। और ये ना सिर्फ यूएई में, बल्कि ये बलूचिस्तान और सिंध के एरिया में भी पिछले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा बारिशें और फ्लड्स जो हैं ये रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये ज़मीन के अंदर माहौल का तवाज़ुन डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हमने बचाना है। तो उसको बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अब जो हम एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, कोयला और पेट्रोल डीज़ल इसको जला के एनर्जी हासिल करने के बजाय सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा हमें, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जहाँ भी जाएं आपको प्लास्टिक के बैग्स नज़र आएंगे। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ये माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसकी ये प्लास्टिक एक दफ़ा जब हम फेंक देते हैं तो कई सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, और इससे फिर जो केमिकल रिलीज़ होंगे वो भी माहौल के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमें ये करना है कि इस माहौल को बेहतर से बेहतर बना के अच्छा, नई नस्ल को पेश किया जाए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे दरख्त, प्लांट्स, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंसान को, तो हमारे मुल्क में आप बताइए कितने दरख्त जो हैं वो अभी कम हैं, और एक दरख्त कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, प्लीज़ बयान कीजिए।
अच्छा, हमारे मुल्क में दरख्तों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और ये कुछ जो एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक 2 to 4% के करीब जो है हमारे मुल्क में फॉरेस्ट कवर है, जबकि एक कंट्री के लिए फॉरेस्ट कवर का 25% होना ज़रूरी है, अच्छा। ताकि वो एक जो है वहाँ का माहौल जो है उसको एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कहा जा सके। अच्छा। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा एरिया एक एग्रीकल्चर का है, तो उसके साथ-साथ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बैरन लैंड है, तो वहाँ पे हम मकामी दरख्त और पौधे लगा के जो है ये अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। अब तक जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए जो बेस्ट टूल है इसको कंट्रोल करने का, वो दरख्त हैं। ये हुँ। एक कुदरती फैक्ट्री है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और माहौल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसको भी कंट्रोल करती है। परफेक्ट डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमसे बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़मीन हरगिज़ नहीं थी बंजर, ये जो तूफ़ान का भंवर है आलूदगी का समर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब हमारे नए मेहमान से मिलते हैं और हम जानते हैं जानवरों के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पेट्स रखते हैं, शौक़ रखते हैं, पालते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बहुत चंद मुझे लगता है घर ऐसे हैं जहाँ पर पेट्स नहीं हैं, लोगों को पसंद नहीं है। कि कोई कहता है हमें एलर्जी है, कोई कहता है हम संभाल नहीं सकते, कोई कहता है कि हमें समझ नहीं आती है, हमें इनसे डर लगता है, खौफ आता है, काट ना लें। तो इस तरह के जो सारे वसवसे हैं और क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से रखना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होता है और किस किस्म के जानवर जो हैं वो सूट करते हैं घरों में। और हमारे इधर के जो इन्वायरमेंटल जो हमारा जैसे सीजन्स होते हैं कि भाई गर्मी सर्दी और किस तरह के पेट्स रखने चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हस्की डॉग्स रख लिए थे मैंने फराल के कहने पे, बहुत उसने मुझे फोर्स किया। वो एक रील भी वायरल हुई थी कि मैं उनको ख़रीद के हस्की डॉग लेने के लिए गई। मैंने नई अपनी गाड़ी ली थी वीज़ल, कोई 4-5 दिन ही हुए थे, तो उसमें मैं लेने के लिए चली गई। तो दोनों कपल थे, लेकर आए रास्ते से, तो पीछे वो बंधे हुए थे अच्छी तरीके से, मगर जब वो पीछे भी भौ कर रहे थे तो दोनों चीखे जा रहे थे। शौक़ तो फराल को भी बहुत हो रहा था, मगर जब पीछे भौ हो रहा था तो फिर हम बहुत डर रहे थे। जब हम गाड़ी आधा रास्ते ले गए तो आधे सफ़र तक हमें ना बहुत अच्छी अजीब सी कुछ खुशबुएँ आना शुरू हो गई। हमें समझ ही नहीं आया, हमें क्या पता, हमें ये पता था कि हम वॉशरूम जाते हैं, ये थोड़ी पता था कि ये पेट्स भी वॉशरूम जाते हैं। तो वो नई गाड़ी थी, उसमें अच्छी खासी उन्होंने ना 2-3 बार अपनी कहानी कर दी। जब हम घर उतरे तो गाड़ी जो थी पीछे से सैलाब ज़रकान फटी हुई चारपाई हो गई। उसके बाद उनको तो बांध दिया, सब कुछ कर दिया। अब गाड़ी की टेंशन पड़ गई, गाड़ी धुलवाई, कार वॉश करवाई, पता नहीं पेट्रोल मैंने पीछे डाल के धोना शुरू कर दी कि स्मेल निकले। 2-3 दिन गुजर गए, मैं गाड़ी से उसकी स्मेल ही ना जाए। अब नई गाड़ी, मेरा तो जीना आराम हो गया। मैंने कहा ये मैंने क्या किया, जबकि नीचे उन्होंने शॉप पर अखबार सब कुछ किया था, मगर वो फिर भी तरीका जिनको नहीं आता रखने का। उसके बाद ये होता था हमारे घर के अंदर अगर गलती से वो, क्योंकि कार पार्क में बांधे हुए थे, तो वो गलती से अगर हम कहीं निकल रहे हैं और हमने डॉग्स को देख के चीख लिया, तो वो हमारे घर के अंदर होते थे, हम घर के बाहर होते थे। मोहल्ले वाले हम पे हंसते थे कि आपने इनको लिया ही क्यों है जब आप इनसे डरती हैं, ये आपके घर के अंदर है, हम घर के बाहर। तो एनीवे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनसे कैसे बचना है, किस तरह के आपने जानवर लेने, इन सब के लिए हम अपने यहाँ पे मेहमान को बुलाए। डॉक्टर साहब हैं हमारे पास बहुत अच्छे, और डॉक्टर सलीम कैसर हैं, वेटरनरी डॉक्टर है। तो आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, सुन तो लिया आपने हमारा मसला। इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता होगा। नए लोग हैं, शौक़ के चक्कर में ले लेते हैं, कोई कुत्ते ले लेते हैं, कोई बिल्लियाँ रख लेते हैं, मगर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि रखना कैसे, संभालना कैसे। तो पहले तो माइंड सेट बता दीजिए कि आपका माइंड सेट क्या तैयार होना चाहिए अगर आपने पेट लेना है। मैडम, सबसे पहले तो ये है कि जब आपने सोच लिया कि मैंने एक पेट रखना है जी, तो आपको मेंटली उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। उसकी हाउसिंग, उसका टेम्परामेंट,
उसको लेके अपने घर में, पहले हमारे मुल्क में तो ऐसे है ना कि बस एक पेट लिया और घर में ले आए जी, लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपको पहले सारा मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, कि सबसे पहले अगर फर्स्ट आपने कहीं से भी कोई पेट परचेज़ कर लिया है या आपको कहीं से कोई गिफ्ट आ गया, राइट, तो आपने जब उसको अपने घर में लेके आना है तो सबसे पहले 3 to 4 डेज़ तक आपने उसको एक्लेमेटाइज़ करना है अपने साथ, ठीक है, अपने घर में रखना है, उसको प्यार करना है। और फिर हमारे लोगों को इतना पता ही नहीं है कि उसकी वैक्सीनेशन कराएं। हाँ ना, ये चीज़ें तो पता ही नहीं होती है। यस, उसको ले आएँ, उसकी वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद उसकी डिवर्मिंग कराएं, उसको वंस इन अ वीक उसकी बेदिंग करें प्रॉपर एक डॉग शैम्पू के साथ, अगर कैट है तो कैट शैम्पू के साथ, फिर उसको आप रखें। अच्छा, मेरी तो गलती ये भी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि हस्की जो है वो लाहौर वाले एरिया के लिए सही नहीं है। ये अगर बर्फानी कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पर ये हस्की कुत्ते जो हैं उनको सही सूटेबल होते हैं, रखे भी जाते हैं। इनके लिए फिर यहाँ पर फैंस और एसी इस तरह की ठंडी चीज़ों का भी जो है इंतज़ाम करना पड़ता है, कूलर वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस्म के, किस ज़ात के कुत्ते आप ले रहे हैं, ताकि उनको उनके हिसाब का माहौल और उनके वेदर करके देना पड़ता है, ठंडा गर्म। ऐसे ही है? ऐसे ही है, क्योंकि उसका नाम है साइबेरियन हस्की जी, राइट। वो इतने ठंडे इलाके में होता है कि हम देखते ही नहीं है, हम उनको ले तो आते हैं, उनके लिए कम से कम एक एसी खूबसूरत बहुत होते हैं ना, खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर वेरी चार्मिंग, लेकिन फिर ये कि आप उनको कम से कम एसी में रखें पहला जो उनका सीज़न है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में ब्रीड कर जाते हैं जी, तो फिर उनकी जो नई ब्रीड है वो हमारे माहौल के साथ एक्लेमेटाइज होती है, ठीक है, उसमें कोई इतना फिर इशू नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इनकी क्या वैक्सीनेशंस होती है? जो कुत्ते हैं किसी भी नस्ल के हों, उनकी वैक्सीनेशंस कौन सी होनी चाहिए? जब इनको स्पेशली लेकर आएँ घर में तो हम उसके लिए अवेयर हैं, हम करवाएं। मैडम, इनकी जो सबसे पहली है ना जो बात, वो ये है कि इनकी 6 डिजीज़ हैं डॉग्स की, जिसमें पार्वो वायरस उसको बोलते हैं, K9 पार्वो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पाइरोसिस, रेबीज, ठीक है, डिस्टेम्पर एंड K9 हेपेटाइटिस। ओके, इनमें जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेबीज। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता उसका को आपको बाइट कर ले या उसका कोई नेल लग जाए तो उसमें फिर रेबीज का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये किसी भी कुत्ते में हो सकती है? जी, किसी में भी, सभी में, इनके सलाइवे में ये नॉर्मल है। तो एट द एज ऑफ 6 वीक जब आप उसको ले आते हैं, 6 वीक पे इनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, 4th वीक पे आपने इसकी डिवर्मिंग करनी है, जिसको पेट के कीड़ों की दवाई कहते हैं। अच्छा, और 6 वीक पे आपने उसकी वैक्सीनेशन करनी है। जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो इनकी 3 to 4 डिजीज़ को कवर करती है, जिसमें ख़ास तौर पे आजकल भी बहुत मोर प्रेवलेंट है ये जो K9 पार्वो वायरस। इसमें ये क्या होता है कि ब्लडी डायरिया होता है, अच्छा, वॉमिटिंग होती है और एनिमल ऑफ डाइट हो जाता है, खाना वाना छोड़ देता है। लोगों को जो तो हैं पेट लवर्स उनको तो इसका आइडिया है बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो आम लोग पहली दफ़ा रखते हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता कि जी हमने इसको कैसे डील करना है। अच्छा, तो वो फिर 1-2 दिन जब वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करते तो इन द मीनवाइल फिर वो एनिमल आपका काफ़ी वीक हो जाता है। अच्छा, रेबीज़ वाला अगर कोई नाखून मार दे कोई कुत्ता या फिर कोई काट ले, बाइट कर ले, तो क्या नुकसानात हो सकते हैं इंसानी जान? अगर कोई रैबिट डॉग है और उसने आपको काट लिया है तो वो फिर तो उसमें फ़ौरन है कि या तो आप किसी ये जो ह्यूमन हॉस्पिटल में उनको आप कांटेक्ट करें और फिर उसका प्रॉपर इलाज होता है। ये वो 14 इंजेक्शन टीके वाला कहानी, पुराना ज़माना था। आप तो 3 to 5 इंजेक्शन हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द बाइट। तो उसने आपको कितना बाइट किया है, 3 इंजेक्शन भी होते हैं, 5 का भी स्पैन होता है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। अच्छा, लेकिन ये कि अगर उन्हें प्रॉपर रखें तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होती। हाँ, ठीक है। अच्छा, डॉक्टरों में फ्लीज क्यों पड़ती है और इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? फ्लीज ये सीजनल है, जैसे इंसानों में आप देखें छोटे बच्चों में जुएं होती हैं, राइट, इसी तरह से इनमें भी सीजनल चेंजेस हैं कि जिसमें फ्लीज और टिक्स होते हैं। कैट्स में फ्लीज होती हैं और डॉग्स में टिक्स आ जाते हैं। टिक्स क्या होता है? टिक्स जिसको पंजाबी में चिचड़ कहते हैं। अच्छा, अच्छा, राइट, तो इनका खून चूसते हैं और अगर वो आप प्रॉपर उनका इलाज नहीं करते, इनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्प्रे आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट लाइन, मैरियल कंपनी का है। अगर आप उसको प्रॉपर आफ्टर एवरी 6 मंथ करते रहें तो ये फिर टिक्स आते ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर वो आ जाएं इसे किल्ला भी कहते हैं ना, किल्ला जो चिपक जाता है बिल्कुल एक्चुअली आपकी स्किन के साथ, है ना? अच्छा, ये उड़ते भी हैं, ये उड़ भी सकते हैं, एक से दूसरे पे ट्रैवल होते हैं? कैट्स में ये उड़ती हैं कि एक कैट से दूसरे में, आपके सोफास में, आपके बेड्स में, इस तरह से फिर वो जाते हैं। तो बच्चे तो अब देखें आपके सामने होते हैं, पेट्स होते हैं, तो फिर उनके अंदर घुसे होते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं, लेके भी बैठे होते हैं गोदियों में, इधर उधर बेड पे भी। तो ये अब बच्चों के लिए नुकसानदेह है इस तरह की चीज़? बच्चों के लिए डेफिनेटली नुकसानदेह है, लेकिन जो लोग इससे वेल अवेयर हैं, जिन लोगों को इसका आइडिया है,
वो फिर इसको प्रॉपरली इसकी स्प्रेइंग, इसकी प्रॉपर जो बेडिंग होती है एंटी पैरासाइट स्प्रे के साथ आप इसकी वंस इन अ वीक इसको नहलाएं, इसकी बेडिंग करें प्रॉपर, तो फिर ये आते नहीं। अगर इनकी एक दफ़ा हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए तो ये फिर ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं और उनसे फिर एक इनकी डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड पैरासाइट्स। तो वो फिर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एनिमल को, फिर एनिमल खाना वाना छोड़ देता है और उसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब करेंगे तो हम बिल्लियों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना बिल्लियाँ रखने से अस्थमा हो जाता है, तो उसके क्या प्रिकॉशंस है, कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि देखें इंसानी जान बहुत कीमती है, उसी तरह जानवर भी जितने भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उनकी भी जान बहुत कीमती है, उनको रखने का तरीका होना चाहिए, सिर्फ शौक नहीं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी डॉक्टर सलीम से हम पूछेंगे बिल्लियों के बारे में। अगर बिल्लियों का शौक़ है, लोगों को रखना है तो कैसे रख सकते हैं और किस किस्म की, किस नस्ल की बिल्ली जो है उनको लाहौर के वेदर में रखनी चाहिए, और इसके अलावा इस्लामाबाद के वेदर में, कराची के वेदर में, ठंडी जगहों के वेदर में किस किस्म की बिल्लियाँ हम रख सकते हैं अपने घर में। ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। हमारे मुल्क में जितनी भी ये जो बिल्लियों की मोर जो कॉमन है ना स्पीशीज़, उनमें एक तो हिमालयन है, एक पर्शियन है और एक शॉर्ट हेड बिल्लियाँ हैं। अच्छा, राइट। इन तीनों में से आपको चूज़ करना होगा कि आपने इंडोर रखनी है, आपने आउटडोर रखनी है। और बिल्ली डॉग की निस्बत ये जो कैट है इसका रखना बहुत ही आसान है। इसका कोई वो इतना पूप का या पिशी का इसका कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा, आउटडोर कैट्स भी होती हैं? आउटडोर भी आप अगर घर के अंदर नहीं रखना चाहते और बाहर रखना चाहते हैं, आउटडोर अपने लॉन्स में इस तरह से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रखी। कौन कौन सी बिल्लियाँ होती है जो आउटडोर रख सकते हैं? पर्शियंस भी रख सकते हैं आप, शॉर्ट हेड भी रख सकते हैं। अच्छा, तो वो एक्लेमेटाइज हो जाती हैं बाहर रहने के लिए, लेकिन जो आपकी इंडोर कैट्स हैं वो आउटडोर नहीं रह सकती क्योंकि वो उन्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। और इनके डॉग्स की तरह के ऐसे इश्यूज भी नहीं हैं कि जी ये उसमें कोई फास्ट क्रिएट करती हैं या आपको इरिटेट करती हैं, वो ऐसा इशू कोई नहीं है। और ये डॉग की निस्बत ये ज़्यादा लविंग है। और ये जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी होती है लाहौर वगैरह में, कराची में, तो इस तरह के वेदर के लिए चाहेंगी ये पर्शियन? हाँ, अगर पर्शियन लॉन्ग हेयर्ड हैं तो उनमें ये होता है कि जैसे अभी अप्रैल मई आ गया है तो फिर लोग इनकी कटिंग करवा देते हैं। ठीक है, हाफ कट भी करवा देते हैं और टोटल भी इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 महीनों में इनके दोबारा बाल आ जाते हैं। अच्छा, तो उनको कोई ऐसा इशू भी नहीं बनता। गर्मी का इनके साथ कोई इतना इशू अच्छा, जो लोग गर्मियाँ हो या सर्दी, जो भी घर के इंडोर माहौल में बिल्लियाँ रख रहे होते हैं, तो मोस्टली वो जो सोफ़े अगर लेदर वेदर के होते हैं या कोई ऐसी चीज़, जैसे ये लेदर का सोफ़ा है तो उसके ऊपर वो स्क्रैचेस मारना शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या हल है? जो स्क्रैच एनिमल उसी वक्त करता है जब वो इरिटेट होता है आपके किसी एटीट्यूड के साथ, या आपका उसका कोई इशू होगा जो सॉल्व नहीं हो रहा, उसको फिर एक्सप्रेस करने के लिए वो फिर सोफ़ास को और बाकी चीज़ों को स्क्रैच करता है। बाकी अगर वो बिल्कुल काम एंड कूल हैं तो फिर उनका कोई इशू नहीं है, प्रॉपर उनको खाना दें, सारा कुछ दें, तो फिर वो ऐसा इशू नहीं उनके साथ होता। बिल्लियों की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती हैं जो बहुत अच्छी हों? जैसे मैंने सुना है वो तो चिकन भी खाती हैं। चिकन तो है, आप नॉर्मली अपने घर में बॉईल करके दे सकती हैं, लेकिन इनके लिए सारे के सारे इंपोर्टेड कैट फूड आ रहे हैं और आजकल लोकल फूड भी बनना शुरू हो गए हैं, जो एक बिस्किट्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स, तो वो बड़े मज़े से बच्चे खाते हैं। जिनकी ट्रीट ही होती है, या ट्रीट ही होती है तकरीबन, बिस्किट्स इनके साथ होते हैं। और ये जो लोगों में ख़ास तौर पे कई दफ़ा इश्यूज आते हैं, एस्थमेटिक एलर्जी है या इनके बालों से है, तो वो कोई ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इनकी ब्रशिंग डेली करें, वंस इन अ वीक इनकी बेडिंग करें और इनको खाना अच्छा दें, प्रॉपर डिवर्मिंग वैक्सीनेशन करें, तो फिर ये इश्यूज आते ही नहीं। मेरी जिन दोस्तों ने रखी हुई है ना बिल्लियाँ, उनके घर पे जाओ तो उनके बिस्तर पे उन्होंने वो बाल छोड़े हुए होते हैं, सोफ़ों पे उनके बाल पड़े हुए होते हैं बिल्लियों के, जहाँ से वो गुजरती हैं तो वो बाल थोड़ा छोड़ देती हैं। वो उसी सूरत में होते हैं कि जब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। अच्छा, ब्रशिंग करें, तो ये डेली बेसिस पे ब्रशेस अगर करें तो फिर नहीं उनके फिर बाल? नहीं ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने घरों में रखे हैं, हमने अपने घर में रखा हुआ है। हमारी बिल्ली का नाम चूचू है। अच्छा, राइट, वो ही इज़ वेरी लविंग कैट। हाँ, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं, कभी हमें उससे ऐसा इशू आया ही नहीं। आपकी तो बेटी भी वेटरनरी डॉक्टर है ना? मेरी बेटी भी, उसका नाम नूर फातिमा है, उसने उसकी बिल्ली है। राइट, एक हमने अपने घर में गोल्डन रिट्रीवर फीमेल डॉग भी रखा हुआ है। अच्छा, वो भी बहुत ट्रेंड है और बहुत लविंग है। ठीक। और एस्थमा का भी बता दीजिए, एस्थमा का भी कोई खतरा नहीं होता अगर वैक्सीनेशन वगैरह इनकी टाइम पे हो जाए तो? बिल्कुल, वैक्सीनेशन हो, डिवर्मिंग हो, ब्रशिंग हो, बेडिंग हो, तो इनका एस्थमेटिक एलर्जी या कोई दूसरे जितने भी लोगों को इश्यूज होते हैं
कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपने काफ़ी हमारे देखने वालों को, जिन जिन लोगों को शौक़ है पेट्स रखने का, डॉग्स या कैट्स या कोई और जानवर, तो आप रख सकते हैं, मगर उनकी वैक्सीनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी रिसेंटली मैंने तोता भी रखा था, मुझे समझ नहीं आई, वो दोनों तोते आपस में लड़ते रहते थे, तोता तोती, तो तोती ने मार मार के तोते की आंख जो थी उसको काढ़ा कर दिया। हमें समझ ही नहीं आया कि वो अंधा हो गया, वो अंधा हुआ, वो बीमार हुआ, वो इसी तरह फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाने में लेट हो गए तो वो मर गया। फिर तोती जो थी वो तोती उसके गम में मर गई, पहले उसको मारा फिर बाद में उसके गम में मर गई। क्या क्या कहानियाँ होती हैं। खैर रखें तो फिर देख के रखें, क्योंकि इनकी भी बड़ी सिचुएशंस होती हैं, लव अफेयर इनके भी होते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, कल इलेक्शन थे, सबके मोबाइल नेट सब कुछ बंद हो चुके थे, सबको समझ थी कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसी वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए, इसमें नून लीग की जो है कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर इनको कामयाबी हासिल हुई। तो इस पर बात करने के लिए पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पीजे मीर साहब? तबीयत ठीक है? फ़िज़ा बात कर रही हूँ। बिल्कुल फ़िज़ा, वेरी गुड। आप सुनाएं? ऑल गुड। जज़ाकल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और कल की सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगी। जो इलेक्शंस हुए हैं इस पे आप बहुत अच्छा बयान कर सकेंगे, बता सकेंगे, क्या कहेंगे कल के इलेक्शंस के बारे में? कल के इलेक्शंस में बड़ा सिंपल है फ़िज़ा, कल इलेक्शंस नहीं थे, कल सिलेक्शन थी। सिलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की नहीं है, क्योंकि जब आपके पोलिंग स्टेशन पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कल टीवी पर दिखा रहे थे आप पहले साइन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर्म फाड़ रहे हैं, 45 ये कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें जब होती हैं तो ये आपकी एक अक्कासी होती है इन इलेक्शंस की। आपने देखा है कि सारी पार्टीज ने ऑब्जेक्ट किया, एक पार्टी नहीं है। पहले 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन जो होते हैं ये जरा इजीली मैनेज हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द जनरल इलेक्शंस। अच्छा। तो इसके अंदर आपने देखा है कि ज्यादा टर्न आउट पीटीआई का नहीं था, पीएमएलएन का बिल्कुल था। ये क्यूडी निकले बाहर, तो जिसको पैटी पड़ जाती है वो दोबारा वो तो नहीं निकलता ठंडे खाने के लिए। तो अगर आप इनको कहेंगे इलेक्शन, तो मेरी नजर में इलेक्शन नहीं है। अच्छा पीजे मीर साहब, वैसे कहा जाता है ना कि जिनकी हुकूमत होती है, जब इस तरह से ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें तो फिर जिसकी हुकूमत है तो उसी पार्टी का बंदा जो है वो सिलेक्टेड होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये हमेशा यही होता है, जो पार्टी इन पावर होती है उसको एडवांटेज मिल जाता है, कोई भी हो। ये पीटीआई भी थी पहले, नून है आज, पीपल्स पार्टी, तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है, ये जो कि नहीं मिलना चाहिए। आपकी जितनी भी जो सर्विसेज है, आपकी सिक्योरिटी के, पुलिस के, दूसरे जो सर्विसेज हैं, इनको टोटली न्यूट्रल रहना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा था, बल्कि कल मैं देख रहा था डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर के, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये मुझे दंगा फसाद नहीं चाहिए, पुलिस आपको असिस्ट करना चाहती है और करेगी, और आपकी वो वो एक आपकी सहूलतकार हो। तो ये बड़ी अच्छी एक मुझे लगी स्टेटमेंट फ्रॉम एन ऑफिसर। तो आई थिंक पुलिस की तरफ से तो इतना नहीं, लेकिन ये जो आप देखो कि जो दूसरी एक्टिविटीज हुई है जिसके अंदर आपने देख लिया, आज भी शोर हो रहा है पीटीआई का कि उनके लोगों को जाने नहीं दिया, ये कौन थे लोग, ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, आई थिंक इसको हमें ज्यादा अवॉइड करना है। आई थिंक पुलिस, मैं नाम नहीं लूंगा, एक और एक डीआईजी थे, उन्होंने कहा कि जब हमें कहा था कि बड़े इक़दाम करें, तो मैंने अपने ऑफिस को कहा था कि बिल्कुल नहीं करने। अच्छा। आप बिल्कुल विद इन द डोमेन ऑफ लॉ रहे, और आई थिंक कि ये हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली ये ऑर्डर्स में बेस करता है कि जो ऑर्डर इनको मिलेंगे तो ये तो वही करेंगे, लेकिन बाद में आपको पता है कि सारी बातें निकल आती हैं, आज भी कल भी परसों बातें तो निकल आती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि जिसमें अपने आप कह लो कि सिक्योरिटी फोर्सेस या अपने मुल्क का नाम क्यों उसमें खराब करवाएं। अच्छा, अब अवामी नुमाइंदे तो कंप्लीट हो गए हैं, अब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए लोगों की रिलीफ के लिए? क्या काम होंगे? क्या महंगाई कम होगी? अब ये आवाम को रिलीफ मिलेगा इन सब प्रेशर का? अच्छा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेंसिटिव क्वेश्चन, क्योंकि अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, अब आ गया जो हो गया,
लेकिन अब हमें चाहिए डिलीवरेंस। ये जितने आए हैं हम जी ये कर देंगे, चले अच्छे तरीके से है, गलत तरीके से है, भाई तुम आगे हो ना, अब हमें चाहिए डिलीवरेंस। चलो तुम्हें बड़ा शौक था अंदर आने का, आ जाओ। तो अब अगर बैठ गए और सीट के ऊपर तो हमें काम करके दिखाओ, महंगाई को कम करो। पेट्रोल कितना बढ़ गया यार, 5 रुपए 4-5 दिन हो गए, 5 रुपए और बढ़ गया। लोग शोर मचा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे ही वो रेडी वाला शोर मचा रहा है वो। तो अब इस पे काबू होगा आपको लगता है? अभी ये सारी सिचुएशंस बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी या फिर अभी यही सब चीज़ों का जो है बहरान चलेगा हमारे साथ? ये नहीं अभी होगी बैलेंस, क्योंकि नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है ना हमारा मुल्क, तो खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, हम तो आईसीयू पे हैं। अगर आप बात करते हैं, हम तो आईसीयू पे इस वक्त बैठे हुए हैं। आम आदमी, आप गाड़ी चलाएं, एक किसी ट्रैफिक लाइट पे रुके, पहले हल्का सा एक नॉक होता था, अब जोर जोर से आपकी खिड़कियों पर लोग मार रहे हैं, जोर जोर से। आप मार्केट्स में चले जाएं, इवन एंड DHA एंड ऑल, आप चले जाएं वहाँ, वो अच्छी खासी वेल ड्रेस्ड खवातीन प्रैम में लेके आपसे राशन मांग रही है। तो मुझे बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने राशन दिया, ये किनको दिया है राशन? ये किसको दे रहे हैं? लोग क्यों रोड पे आ रहे हैं? तो हमने इन चीजों को सारों स्टडी करना है। लेकिन आपका जो बेसिक सवाल है, गवर्नमेंट को इसका चाहिए कि मार्केट प्रोटेक्शन करे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करे। सुपरमार्केट से लेकर आम दुकान पर बंदे भेजें, और ये जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, ये सब्जी वाले, ये कोई भी, यार कम से कम इनको कुछ सहूलत तो दे दो। अगर इतना नहीं कर सकते, प्राइसेस को कंट्रोल कर लो। ये फ्री फॉर ऑल नजर हो रहा है, ये जो मर्जी से आपको प्राइस कर दो। 160 रुपए पे ये क्या कहते हैं, तंबर है, ये खीरा कहते हैं, और कई जगह जो गवर्नमेंट ने किया है वो 60 रुपए, तो भाई 60 रुपए पे क्यों नहीं दे सकते? बेशक। तो ये मार्केट कंट्रोल बहुत जरूरी है इस वक्त में। ऐसे ही पीजे मीर साहब, अब नुमाइंदे तो सिलेक्ट हो गए हैं, बस अब यही है कि सिचुएशन इस तरह से है कि अब दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ले जाए और इस ट्रॉमे से हमें निकाले बहुत जल्द। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपके टाइम का, आपकी बातों का। आवाम जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्वाइन रहती है और सुनती है आपको, आपकी बात को बहुत जल्दी समझती है। थैंक यू सो मच। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल की बीमारियों के ऊपर, हार्ट डिजीज़ के ऊपर। मुझे लगता है इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अमूमन आप किसी से भी मिलें, किसी के घर जाएं, कोई दोस्त अहबाब आपके जानने वाले या कोई रिश्तेदार, अमूमन कोई उनमें ऐसा बंदा होता है या बंदी होती हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही होती है। हार्ट अटैक बहुत नॉर्मल बात हो गई है लोगों के लिए, हर घर का एक फ़र्द जो है वो शिकार होता है। तो आज हमने इस पर बात करने के लिए कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, आपकी फ़र्स्ट एड क्या होगी और कौन सी ऐसी तदाबीर हैं और कौन कौन सी डिजीज़ हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने दावत दी यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम, कार्डियोलॉजिस्ट है और एक्स हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर साहब, आप ये जो परसेंटेज है पाकिस्तान में, रेशो कितना है, कितने लोग हैं जिनको ये हार्ट की डिजीज़ हैं, क्या क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इनवाइट करने का। और फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं कि हार्ट डिजीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में तमाम अमराज आप ले लें और उनमें हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और 30 से 35% तक जितनी वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो रही हैं वो हार्ट डिजीज़ या उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की वजह से वर्ल्ड वाइड। और यही शरह जो है पाकिस्तान में है। और आप उसको इस तरह देख लें कि पाकिस्तान में एनुअली जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद जो है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ डेथ हो रही है। अगर इसकी पर डे आप मोर्टेलिटी देख लें तो रोज़ 1200 से 1500 अमवात पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। अल्लाह। अगर आपको याद हो 3 से 4 साल पहले कोविड एपिडेमिक था जी। और आपको पता था सिर्फ 2 से 4 50 से 100 अमवात हो जाती थी, तो पूरा मीडिया जो है उसको हाईलाइट कर रहा था कोविड से 100 बात हो गई। और वो तो सिर्फ एक एपिडेमिक था जो आया और गुजर गया, ठीक है। बट नोबडी बॉदर्ड, और किसी ने इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि 1000 से 1500 अमवात डेली सिर्फ हार्ट डिजीज़ और जो उससे रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से हो रही है। और आप अंदाज़ा कर लें कोविड से कहीं ज़्यादा है। सो दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन पाकिस्तान।
अच्छा, दिल के अमराज की जो वजूहात होती हैं डॉक्टर साहब, वो क्या होती हैं? ज़रा देखने वालों को एग्जैक्टली समझा दीजिए ताकि उनको पता हो कि कौन कौन सी ऐसे रीजंस, वजूहात हैं जिससे वो बच सकें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रीजंस जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका इंग्लैंड में जाएँ आपको बहुत कम पेशेंट्स मिलेंगे जो लेस दैन 40 हैं या 50 हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में कैन यू इमेजिन इन 20s वी आर गेटिंग द हार्ट अटैक पेशेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स जो कि वो आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। सो फ्रॉम द एल्डरली और मिडिल एज ग्रुप, पाकिस्तान में यंगर एज ग्रुप में एक तो हार्ट डिजीज आ गई, हाँ, यंगर में भी बहुत पाई जाती है, यंगर इवन स्टूडेंट्स। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पे इसको हम कहते थे पहले, आज से 20-30 साल पहले, कि हार्ट डिजीज तो अमीरों की बीमारी है, मगर इस वक्त डिलेमा ये, और अमीर तो अफोर्ड भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, मगर इस वक्त डिलेमा ये है कि गरीबों में ये ज़्यादा चली गई है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपको पता है एक अर्निंग हैंड होता है और 10 से 12 उसके खाने वाले उसके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट्स होते हैं, स्पेशली इन गरीब तो पॉपुलेशन। आप इसकी वजूहात क्या कहेंगे? वजूहात में दो किस्म की वजूहात है, एक तो हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल ये होती है कि जिसके मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। वन इज़ एज के साथ बढ़ते हैं, 45-50 में के बाद जो है बढ़ जाती है। दूसरा जो है जेनेटिक्स, जिनकी फैमिली में ये रन कर रहा हो उसके मतलब हम नहीं कर सकते कुछ। और तीसरी बात ये है कि दिल की बीमारियां भी जेनेटिकली आपको आगे जाती हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीजेस की, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, उनको मोहतात रहना चाहिए कि जी मेरी फैमिली हिस्ट्री है। और तीसरा मेल जेंडर। अच्छा। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स इन जो जीन्स कुदरत की तरफ से हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके अपने कंट्रोल में है। नंबर 1 इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज स्मोकिंग इन आवर यंगर पॉपुलेशन एंड इन द मिडिल पॉपुलेशन। तकरीबन 10% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है दैट इज स्मोकर। आप इसको 10% को लगा लें, तकरीबन 2.5 करोड़ स्मोकर्स हैं पाकिस्तान में। ये नशा तमाशा जो है ये सारे, और दिस इज अ लीडिंग कॉज। उसके बाद शुगर के मतलब आपको बताना चाहूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और आप सुन के हैरान रह जाएंगी कि शुगर को लोग समझते हैं कि हार्ट डिजीज से अलग कोई चीज़ है। हाँ। शुगर एज सच इट्स अ मल्टी ऑर्गन डिजीज। और आपको सुन के अलार्मिंग चीज़ फैक्ट आपको बताने लगा कि न्यू ऑनसेट ऑफ न्यू पेशेंट्स, जो नए शुगर के मरीज़ के तशखीस है, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है और साउथ ईस्ट एशिया जो है नंबर 1 है और उसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर के मतलब हम अवेयरनेस करें। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है योर वेट गेन, ओबेसिटी। हम जो जंक फूड की तरफ चले गए हैं और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए, लाइफस्टाइल जो हमारा ख़राब है, और हमारा जो है वेस्ट बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते। आज से 20-30 साल पहले साइकिलिंग थी, अब आपने देखा मोटरसाइकिल्स आ गए, स्कूल्स में लॉन्स नहीं है और एवरीबॉडी वांट्स के गाड़ी में बैठे और एयर कंडीशनर चलाए और चला जाए। देयर आर नो पार्क्स, प्रॉपर पार्क्स। तो उसकी वजह से जो है ये शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे देखा जाता है कि अगर कोई ज़ईफ़ है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो वो अगर उनका ऑपरेशन हुआ है या इलाज हुआ है तो वो बच गए, मगर यंगस्टर्स जितने जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो नहीं बच पाते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आप बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल सा सवाल पूछा है। उसमें ये होता है कि एक एजिंग फिनोमेनन होता है कि जिस तरह आपकी एज बढ़ रही है, आपकी दिल की शरीयानों में कैल्शियम जमा होना शुरू होता है और वो कैल्शियम जो है कहने को तंग भी करता है, आई बीइंग इंटरवेस्टिस्ट, मगर वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होता है कि जिन नालियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है विद एज, उसके अंदर जो है मैसिव हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम रहता है। अच्छा। मगर जो यंग वाले बंदे हैं, लेट्स से को 20-30 साल का अगर नौजवान है, उसकी हार्ट की नालियों में कैल्शियम की मिकदार इंतहाई कम होती है और जब उसके अंदर जब जमा होता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही होता है और व्हेन इट बर्स्ट इट गिव्स यू अ बिग हार्ट अटैक व्हिच मे बी फेटल। सो दिस इज द रीज़न कि यंग बंदों में जो है हार्ट अटैक यूजुअली फेटल भी होता है और फेटल ना भी हो तो इट बहुत एक्सटेंसिव उसको डैमेज पहुंचा देता है एज कम्पेयर टू एल्डरली पॉपुलेशन। वैसे हमारे देखने वालों को अगर आप बता सकें कि इसकी अलामात क्या हैं, क्यों किस वजह से ये जो है डिजीजेस होते हैं हार्ट के, तो अलामात प्लीज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली अलामात जब तक आप पता नहीं चलेंगे या ट्रीटमेंट के लिए आप जाएंगे नहीं या ट्रीटमेंट डिलेड हो जाएगी जो विच कैन ऐड टू द मोर्टेलिटी या उसके साथ अमवात हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दो किस्म की मेन व्हेन यू टॉक ऑफ हार्ट डिजीज, आमतौर पे और तो वेलुलर डिजीज़ भी हैं हार्ट में होल्स में, बट व्हाट वी आर टॉकिंग जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो एंजाइना और हार्ट अटैक को मेनली डिस्कस कर रहे हैं जो कि पब्लिक के लिए मेन कंसर्न है। एंजाइना में जी दिल के पट्टे को ऑक्सीजन की मकदार जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ नैरोइंग।
दिल के शराने में तंगी होती है और बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेनन है, या डिमांड हार्ट की बढ़ जाती है या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। एक बंदा जो रेस्ट में सुकून से बैठा हुआ है, मतलब सडनली गाड़ी को धक्का लगाता है, सडनली हाइट चढ़ता है या 3 स्टेयर्स के जो है 3 जो फ्लोर्स चढ़ जाते हैं सडनली, और ख़ास तौर पे खाना खाए और सडनली फील्स कंप्रेशन इन द चेस्ट, बर्निंग हो सकती है, सांस उखड़ना शुरू हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि चेस्ट में हो, आपकी नाफ से लेके कान तक और बाजू तक किसी भी जगह हो सकती है। लोगों तो हार्ट अटैक से डिफरेंट हो गया ना जी, ये एंजाइना है। इसके एंजाइना का मकसद, कहने का मकसद ये है कि यूजुअली ये एग्जर्शन पे होता है या स्ट्रेस में होता है, और जैसे ही आप वो एक्ट रोक लें, लेट से आप रुक जाए सांस लेने, 2-4 मिनट के बाद वो बर्निंग कंप्रेशन या सांस जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, एंड यूजुअली वो 5 मिनट के अंदर जो सिम्टम्स थे, मतलब आपने कोई एग्जर्ट किया, आप रुक गए 5 मिनट तक, या जिनको नॉन केसेस हैं वो जुबान के चेक कर गोली रख लें, उससे वो ठीक हो जाए दर्द, तो दिस इज एंजाइना। यूजुअली 5 मिनट माइल्डर है, थोड़ी देर के लिए होता है, और अगर आप रुक जाए या जुबान के नीचे गोली रख ले, ये एंजाइना है। अच्छा। बट हार्ट अटैक के लिए यूजुअली ये नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या स्ट्रेस में होंगे या गाड़ी, हो सकता है, बट हार्ट अटैक कैन बी इवन एट अ सिटिंग पोजिशन, सोए हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, टीवी देखते हुए, किसी वक्त भी हो सकता है। सोते वक्त भी हार्ट अटैक। यस, हार्ट अटैक आपने देखा, बहुत से लोग सुबह उठते ही नहीं। हाँ, कि सोए थे, सुबह उठे नहीं, हार्ट अटैक हो गया। एज कम्पेयर टू उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल बर्स्ट करता है और उसके बाद क्लॉट आ जाता है और पूरी नाली को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसके केस में जगह तो वही है, नाभ से लेके ऊपर तक, कान तक और बाजू तक, बट इसमें पेन बहुत सीवियर होती है। ओके। इट लास्ट लॉन्गर, मतलब वो तो 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक है, ये आधे घंटे से ऊपर जाती है। अच्छा। और उसके बाद इसका स्वेटिंग हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकती हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। बट मैंने आपको डायबिटिक्स का बताया, डायबिटिक्स में कई दफ़ा पेन ही नहीं होती, दे गेट साइलेंट अटैक्स। सो अगर डायबिटिक पेशेंट में अगर पेन का इंतजार करें तो शायद वो ना हो। अगर आपको अनयूजुअल सी फीलिंग हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, यू पेशेंट्स के अटेंडेंस देख रहे हैं, आप पीले लग रहे हैं, और यू नो अनइजीनेस, इनडाइजेशन, उनको लगता है जैसे बदहज़मी सी हो गई है, अच्छा, ऑलवेज कॉल फॉर अ हेल्प। ओके। तो डॉक्टर साहब ऐसी दिस इज हार्ट सिचुएशन अटैक सिम्टम्स इस तरह हो सकते हैं जो कि आपको अलार्म करे, एंड देन यू शुड इमीडिएटली सीक अटेंशन ऑफ अ डॉक्टर, इमरजेंसी में जाएं, आपने घर में नहीं रुकना। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि जो आपने बताएं दोनों तरीके के, मैं चाहूँगी कि आप ये भी बता दें लोगों को कि इसकी फर्स्ट एड क्या होगी जब जैसे ही घर में पता चल जाता है ऐसी सिचुएशन हो गई, आपके घर वाले आपको देख लेते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है अपनी फर्स्ट एड के लिए, तो वो डॉक्टर साहब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। डॉक्टर ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि अगर किसी को घर में हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम हुआ है, सिम्टम्स लग गए हैं, तो सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट एड होगी वो क्या होगी, प्लीज़ बताइएगा देखने वालों को। थैंक यू फिजा वंस अगेन। और आपको बताते चले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली दिल की तकलीफ 2 किस्म की हो सकती है, एंजाइना या हार्ट अटैक, और कई दफ़ा हम उस दिल की तकलीफ में हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, मीन्स के एंजाइना की वर्स्ट फॉर्म या एग्रीवेटेड फॉर्म। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को तो हार्ट प्रॉब्लम कई लोगों को पहले से पता है, देर ट्रीटमेंट में हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो उनको जुबान के नीचे गोली रख लेनी चाहिए, और दे शुड ट्राई कि उससे ठीक हो जाए। उसको हम एनजीजेड कहते हैं, उसको आप सबलिंगुअल जुबान के नीचे रख के जो है वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि दे आर अंडर ट्रीटमेंट तो उनको पता होता है। अच्छा। यूजली, बट फॉर एनी बॉडी अबव 40-50, ख़ास तौर पे अगर वो स्मोकर हो, डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उसको घर में डिस्प्रिन, जो तलवार मार्का जिसको हम कहते हैं, जो कि पन्नी वाली होती है, हाँ, सर दर्द के लिए जो इस्तेमाल होती है मोस्टली, यूजुअली आजकल नहीं हो रही, आजकल तो पैराडोल ज़्यादा यूज़ हो रही है वो। अच्छा, और डिस्प्रिन में भी 2 किस्म की डिस्प्रिन है या एस्प्रिन है, एक कोटेड होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं जी मैदा नहीं ख़राब करती, जो वो कर लें, और एक होती है पन्नी वाली, जो इसको हम सिल्वर वाली कहते हैं, जिसके बाद तलवार मार्का, ठीक है, वो पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक की फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो सॉल्युबल एस्प्रिन है या डिस्प्रिन की गोली है, जो कि सिल्वर उस पत्ते में आती उसको है, पानी में हल करके पीना उसको या? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब उसको किस तरह लिया जाए जी। उसके लिए ये चीज़ आपने पूछा, कई दफ़ा होता है निगल ले पानी के ग्लास के साथ, नहीं, उसको आइदर यू हैव टू च्यू इट, जुबान के मुंह में रख के आपने चुबा लेना है, अच्छा, या आपने उसको पानी में घोल के घोला हुआ पानी लेना है इंस्टेंट। आपने ये नहीं करना कि जुबान अब मुंह में गोली रख के उसको पानी के साथ पीजिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और देखिए, आपको हॉस्पिटल पहुंचने में भी टाइम लग सकता है, बट दिस इज दिस डिस्प्रिन को हम कहते हैं इट्स अ पावर मैजिकल ड्रग फॉर
प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक तो नहीं, बट ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट में और बहुत सी मोर्टेलिटीज फर्स्ट एड के लिए बहुत काम आ सकती है जी। जो घर में पक्कियां पिलाना शुरू कर देते हैं, इसबगोल गोल के पिलाना शुरू कर देते हैं, हाजमे की उनको दवाइयां दे देते हैं, तो ये सब चीज ठीक है क्या? फर्स्ट एड में कोई नुकसान तो नहीं करेगी? नुकसान कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने आपको बताया कि बहुत से पेशेंट स्पेशली डायबिटिक्स की जो अलामत होती है बदहजमी की होती है, और बहुत अहम हम टाइम 1 से 2 घंटे के पे हम लूज कर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सिर्फ इस किस्म के मैनूवर्स में कि उनको 7 अप पिला दी, उनको बदहजमी मुमकिन पिला दी या कोई और शरबत पिला दिए और दूध का पिला दिया कि जी फक्की दे दी, नो हो सकता है वो बदहजमी हो, मगर लेट्स से कि अगर आपके 100 में से 30 मरीज भी ऐसे हो जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितना अहम टाइम आप लूज कर देंगे, जो कि बड़ा टाइम इज एसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। अर्ली ट्रीटमेंट, वो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो बोतल में वो काला नमक डाल के पानी डाल के ऐसे बट वो असल चीज़ ये है कि जब हार्ट अटैक होता है जिसको पेन होती है, तो पेन के साथ रिफ्लेक्स है कि जब पेन होगी या कोई स्ट्रेस आएगा आपका ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली शूट करेगा। अच्छा। तो वो उठा के ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअली ब्लड प्रेशर शूट बिकॉज ऑफ द पेन एंड हार्ट अटैक। सो सबसे पहले आपने एस्प्रिन डिस्प्रिन सबसे पहले, उसके बाद आपने लेट्स से अगर सबलिंगुअल जुबान की गोली रखने से ठीक हो गई तो वेल फिर आप हॉस्पिटल इमरजेंसी में जा सकते हैं अगर दोबारा हो, और ऑब्वियसली फौरी तौर पे नेक्स्ट डे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स 10 मिनट से ज़्यादा तो हो तो फौरी तौर पे यू हैव टू रश टू द इमरजेंसी। 1122 को आप कॉल कर सकते हैं, जो बाकी और हमारे प्रोविंसेस में जो भी इमरजेंसी सर्विस है उधर, या आपने वेट नहीं करता। बहुत से पेशेंट्स हमारे कहते हैं जी सुबह बेटे को उठाएंगे, वो सो रहा है बेटा, सुबह उसके साथ जाएंगे। इमरजेंसी इज इमरजेंसी, वो दिन रात नहीं देखती, रात के 2 हो 3 हो 4 हो, आपने रश करना है इमरजेंसी में जाके। इमरजेंसी में डॉक्टर आपकी ईसीजी करेगा, इंस्पेक्ट करेगा इफ देयर इज हार्ट प्रॉब्लम, ताकि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। और उसके बाद हार्ट अटैक की जो ट्रीटमेंट है अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके बाद आगे, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं हार्ट की मुझे बल्कि ट्रीटमेंट आपसे पूछना भी है, जो एंजियोप्लास्टी वाली है ये भी बता दीजिएगा, और ये जो बाईपास होता है ये भी बता दीजिएगा, ये किन स्टेज पे पता चलता है और किस वक्त ज़रूरत होती है ये एंजियोप्लास्टी की और हार्ट की जो पूरे बाईपास की है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रीटमेंट जो है अब हार्ट एक तो है एंजाइना, उनके तो हम रूटीन में जो है टेस्ट करा के उनके सिम्टम्स के हिसाब से इलेक्टिव, मतलब वी कैन प्लान, हम कह सकते हैं जी आपका कल कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट को कितनी अर्जेंसी है। वी कैन वेट। मगर अब एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक की है वो अब 2 किस्म की है। एक है कि इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, एंड दैट इज़ द प्रेफर्ड, क्योंकि जो दिल की नालियों में क्लॉट आया था आज से कोई 5-6 साल पहले भी, और इवन 2 साल पहले पंजाब में मेजॉरिटी में ये था कि हार्ट अटैक रोकने का टीका इमरजेंसी में दे देते थे, जो कि सिर्फ 30% या 40% लोगों में काम करता था और 70% लोगों में हार्ट डैमेज हो जाता था। पहले सिंध गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले 8-10 साल पहले, और उसका पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल तमाम गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में लाजमी कर दिया है कि एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग द हार्ट अटैक स्ट्रेट अवे, मीनिंग बात कि आपने हार्ट अटैक के अंदर एंजियोग्राफी करनी है और स्टेंट प्लेस कर देना है, और उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन ऑल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स इन पंजाब, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स इन सिंध और बलूचिस्तान, और उधर भी काफ़ी हद तक, और इवन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। सो दैट इज़ कि जैसे ही हार्ट अटैक हो आप फौरी तौर पे डिटेक्ट करें, मैसिव हार्ट अटैक हो उसको एंजियोग्राफी लैब में चले जाएं, एंजियो करें और साथ ही स्टेंट प्लेस करके उसका ब्लड फ्लो रिस्टोर कर दें, तो उससे आपका डैमेज बच जाएगा। और उसके अंदर द अर्लियर यू गेट देयर द बेटर। आइडली तो जितनी जल्दी, मतलब आधे घंटे 1 घंटे में आप चले जाए तो आपका बच जाएगा। बट 12 घंटे के अंदर तक हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी और सब स्पेशल सिचुएशन में 48 आवर्स तक कर लेते हैं। बट दिस इज हार्ट अटैक मैनेजमेंट विच इज़ अ इमरजेंसी। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट थी वो एंजियोप्लास्टी की और एंजियोग्राफी की, लेट से हार्ट अटैक का सर्वाइवर है उसके बाद टेस्ट करके, या इलेक्टिवली एंजाइना के पेशेंट्स की हम एंजियोग्राफी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसकी करते हैं। और जब एंजियोग्राफी इज़ अ सिंपल टेस्ट, लोगों को बहुत है कि जी पता नहीं क्या होता है, आपको बताते चलें कि एंजियोग्राफी इज़ नॉट अ सर्जरी, इसमें कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी नहीं दी जाती। लोगों का ख्याल होता है जस्ट अ प्रिक, थोड़ा सा सुन कर लिया जाता है, आजकल ज़्यादातर हम बाजू से कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट एंजियोग्राफी का सिर्फ 5-10 मिनट का है उसका दौरानिया, बहुत ना होने के बराबर कॉम्प्लिकेशन रेट है। जब वंस यू डू द एंजियोग्राफी तो आपको पूरा जो है कोरोनरी ट्री यानी कि पता चल जाता है कि दिल की शरानों में क्या हाल है, और उसके हिसाब से यू कैन प्लान एंजियोप्लास्टी या स्टेंट ऑन द टेबल या बाद में। और अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो देन यू सेंड टू बाईपास। हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कौन सा तेल है उसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो है ना हार्ट के डिजीज़ होते हैं? ऑलिव ऑयल खा सकते हैं क्या, सेव है, या फिर अगर खाने पकाने में कोई तेल इस्तेमाल करें तो कौन सा ऐसा तेल इस्तेमाल करें जिससे हार्ट डिजीज़ जो है कम हो जाएंगी? क्या तेल वजूहात बनती है हार्ट डिजीज़ की?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ऑब्वियसली फैट्स जो है दैट्स द रीज़न। मगर हमारे पास बहुत से लोग आके पूछते हैं कि जी ऑलिव ऑयल ले लें, कनोला ले लें, सरसों बट से। सो आपको बताता चलो कि जो तेल है, जो फैट्स जिसको हम अवॉइड करते हैं, डेट इज़ डेयरी फैट, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, गाय का, भैंस का दूध जो है, इसके अंदर से मक्खन, उसी के अंदर से मक्खन, मलाइयाँ, चीज़, बटर, सब कुछ उसी के अंदर से निकलता है, डेयरी में से। प्लांट्स, वेदर इट्स कैनोला, वेदर इट्स सरसों, वेदर इट्स ऑलिव, प्लांट्स डोंट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। सो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। और जहाँ तक ऑलिव ऑयल का ताल्लुक है, वो भी तभी इफेक्टिव है अगर उसको आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर लें, मगर अगर आप पका लें। सो ऑल द प्लांट ऑयल्स अगर रिपोर्टेबल कंपनीज की तरफ से हैं, दे आर ऑल सेफ, दे डोंट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। बट अगर फैट्स हैं, तो अगर वो फैट्स आप ज़्यादा लें, वेट गेन कर जाए, तो अल्टीमेटली लिवर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू फैट्स। बट यू कैन टेक एनी ऑयल, यू हैव टू प्रिवेंट। आपको रोकना है डेयरी प्रोडक्ट्स को। लोगों का ख्याल होता है जी सुबह एक दूध का गिलास, रात को एक दूध का गिलास, दैट इज कंटेनिंग फुल ऑफ फैट्स। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, स्पेशली अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपको रिस्क। और जिस तरह का हमारा साइकिल है, हमारी रूटीन हम फॉलो नहीं करते, तो हम लोग के कोलेस्ट्रॉल जो है वो वैसे ही बढ़े हुए होते हैं। तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घी हो गया, उससे निकाले हुए मक्खन हो गए, और स्पेशली दूध जो बलाइयों वाले हम चाय के ऊपर भी, पिज़्ज़ा वेरी कॉमन। पिज़्ज़ा के अंदर जो चीज यूज होती है, फूड के जितने भी, ओके, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की सारी चीजें। लो चीज पिज़्ज़ा, ओके, बट ये जो चीज आप देखें पूरी एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह करा रहे होते हैं, वी शुड अवॉइड ऑल दिस। तो इन चीज़ों से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात तेल की, तेल से इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तेल भले आप ये जो परेशान होते हैं ना कि ऑलिव ऑयल खा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, आम तेल नहीं लेते, तेल आप ऑलिव ऑयल लें या ये लें, डॉक्टर साहब ने कहा इसमें ऐसे कोई मसले नहीं है, सिर्फ आप डेयरी प्रोडक्ट से बचें, अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी तरीके से आम ज़बान में आपने हमारी आम आवाम को मुझ समेत समझाया। आई होप आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ब्रेक के बाद एक और हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे रिंकल्स के ऊपर। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने आपको बोला कि हम आज बात करेंगे सिर्फ झुर्रियों के ऊपर, रिंकल्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं लोगों को। 30 के बाद तो इश्यूज शुरू ही हो जाते हैं, मगर 25 के बाद भी आजकल देखा जा रहा है बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं उनके अंदर ये पाया जाता है कि ड्राई स्किन की वजह से या तो आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा झुर्री हो जाती है, स्माइल लाइंस आपके बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, वहाँ पर आपको रिंकल्स शुरू हो जाती हैं। और समटाइम्स आपकी बॉडी ड्राई नहीं भी, आपका फेस ड्राई नहीं भी है, तब भी आपको रिंकल्स शुरू हो जाते हैं। किन एज में शुरू होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, क्या बहुत ज़्यादा रिंकल जो गाढ़ी लाइनें हो जाती हैं, क्या तब जाके इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? वो टाइम बेहतर होता है कि वेट करना चाहिए कि रिंकल्स पूरे चेहरे पे नुमा हो जाए और फिर उसकी हम जो है वो हम उसकी जो है दवाइयाँ लगाना शुरू कर दें, या उसको बहुत पहले से रोकथाम जो है वो करनी चाहिए? किस एज से भी, ये सारी बातें हम पूछेंगे। हमारी यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमदा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले वेलकम आपको कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि किस एज से जो है रिंकल्स शुरू हो जाते हैं मोस्टली पाकिस्तान में? अच्छा जी, रिंकलिंग या एजिंग की बात करें तो ये दोनों साइनोनिमस हैं, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी रिंकलिंग आती जाएगी। अच्छा। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, अगर आप एक बच्चे की जिल्द को देखें तो वो कितनी प्लम्प, हाइड्रेटेड, और अक्सर लोग बच्चों के गालों को खींचते हैं तो कितने इलास्टिक होते हैं कि फ़ौरन से हाथ में आते हैं, रिकॉइल बैक। एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके स्किन के टिश्यूज़ लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लचक ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा स्किन में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोलेजन, सबने सुना हुआ है इसके बारे में, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, आजकल स्किन केयर में बड़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं तो हमारी जिल्द के अंदर पाए जाते हैं। पहले तो लोगों को इसके बारे में पता ही कुछ नहीं था, अब तो इतना लोगों को पता है कि हाइलुरोनिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन, आपकी ड्राई को भी, टेक्सचर को नॉर्मल करती है, ये सारी चीज़ें। तो अब फिर भी मगर मुझे लगता है कि रिंकल जो है वो एजिंग प्रोसेस वाला जो सिस्टम है वो सबके ऊपर आता है। तो अब ये किस तरह से बचा जा सकता है इससे, और किस एज से जो है हम इसको तैयारी करना शुरू कर दें कि हमने आगे अपनी स्किन को जो है फ्रेश और बेबी रखना है? देखिए जी, आब हयात की तलाश तो सभी को है। तो अगर आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दें तो रिंकलिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। एजिंग के प्रोसेस को जैसे स्लो डाउन करें अब ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनके आप, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अगर हेल्दी होगा, डाइट, एक्सरसाइज, पोल्यूशन, स्मोकिंग, इन चीज़ों से बचें। ये चीज़ें वाकई असर करती। जैसे एजिंग
का प्रोसेस स्लो होगा, वैसे रिंकलिंग का प्रोसेस भी स्लो होगा। किस एज से, आपने ये भी बताना था कि किस एज से शुरू हो जाती है ये? अच्छा, अब ये है कि जैसे जैसे बॉडी में ग्रोथ का प्रोसेस खत्म हो जाता है वैसे रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब वो ग्रोथ का प्रोसेस अमूमन लोगों में ख़त्म होना शुरू होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लो होना शुरू होता है 20s में जाके। ओके, 20s की अपनी एज में जाके। तो जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो लोगों के 20 ईयर्स ऑफ एज में शुरू हो जाने चाहिए। 20 के बाद तो असल जवानी शुरू होती है, वो कहते हैं ना कि 20 के बाद तो खूबसूरती निखरना शुरू होती है, तो उसके बाद वो एहतियात भी शुरू हो जाती है फ़ौरन ही। जी, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते तो आहिस्ता आहिस्ता जाके ब्रेक लगती है, उसी तरह से एजिंग का प्रोसेस भी ऐसे है कि वो थोड़ा सा लेट जाके होती है। अच्छा, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन और कुछ आपके एक्टिव हार्मोन्स बंद हो जाते हैं आफ्टर 25-30, स्लो हो डाउन हो जाते हैं। एंटी एजिंग को रोकने के लिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो खानी चाहिए, चाहे वो कोलेजन की हों या रिंकल्स की हों, वो कौन सी हैं जो देखने वालों को बता सकें? देखिए, आप जो खाते हैं ना वो आपकी स्किन पे नज़र आता है। इट्स लिटरली ट्रू। अगर आपकी डाइट अच्छी रहती है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। उसमें चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि हमें अम्मी कहती थी कि आप हरी सब्जियां खाया करें, ये दैट्स ट्रू। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मछली में होते हैं, आपके हेल्दी ऑयल्स में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। तो आप अगर अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो इट मीन्स कि आपके रिंकलिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, झुर्रियाँ देर से आएंगी और जो बन रही हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा लगाने वाली प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हर कोई कहता है कि हम कोई एक सीरम ले आएँ और उससे एक जादू हो जाए और हमारी झुर्रियाँ चली जाए। अमूमन लगाने वाली चीज़ों से रिंकलिंग का प्रोसेस स्लो तो हो जाता है, लेकिन जो झुर्रियाँ स्किन में पड़ जाती हैं वो जाती नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमें फिर एक बार झुर्रियाँ आई भी हैं चेहरे पे, अब उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगा दें वो झुर्रियाँ जाएंगी नहीं, बस उसके आगे का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा। यस, यस। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको करते हैं, वापस आके हम डॉक्टर हमदा से पूछेंगे कि इसके अलामात क्या है झुर्रियों के और कब से हम जो है एहतियात करना शुरू कर दें। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं रिंकल्स के ऊपर। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि क्या अलामात होते हैं जैसे हमें पता चल जाता है कि भाई हम रिंकल्स की स्टेज पे जाना शुरू हो गए, हमने अब बचना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको लोग बता देते हैं कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू होगी, लाइनें आनी शुरू होगी। झूठ भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग नहीं भी बताते, फिर क्या करें? अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जब एक्सप्रेशंस देते हैं, चेहरे की मूवमेंट करते हैं तो आपके चेहरे पे लकीरें नुमायाँ होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों के माथे पे लाइनें और लकीरें बन जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा लड़कियाँ मेकअप करें तो मेकअप जो है उन लकीरों में उनको फंसता हुआ नजर आता है। ओके, और इसके अलावा वो बेकिंग कर रहे होते हैं पाउडर का। एग्जैक्टली। अच्छा, और जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल लाइंस, झुर्रियाँ या फिर आपके चिन के पास लाइंस इस तरह से नजर आना शुरू हो जाती है। ये जगह सबसे पहले झलकना शुरू हो जाती है और ये लाफ लाइंस है, ये भी बहुत ज्यादा गहरी होना शुरू हो जाती है ना, ये भी मेरे ख्याल से अलामत होती है। तो चेहरे की मूवमेंट से, एक्सप्रेशन से और जिल्द के ढलकने से रिंकल्स या झुर्रियाँ नुमायाँ होनी शुरू हो जाती है। पहले ये छोटी होती हैं, पतली होती हैं जैसे कि फाइन लाइंस, और फिर ये गहरी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इनको रोकने के लिए जो ये फिलर्स और बोटॉक्स भी चीज़ें होती हैं जिसको मेडिकल फर्म में आप लोग के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे इसके बारे में भी बता दें कि कुछ लोग लगा लेते हैं ना ये बोटॉक्स वगैरह, तो जो माथे पे ऐसे आईब्रोज वगैरह है वो यूँ मोड़ नहीं सकते, उनकी आईब्रो ऊपर नहीं होती, नीचे नहीं होती, चीक्स वगैरह स्माइल नहीं होता, तो वो इनिशियल स्टेज पे क्या लगा सकते हैं अपनी ऐसी स्टेज पे कि फ़ौरन लगाएं तो वो रुक जाए? अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अब ज़माने में प्रिवेंटिव बोटॉक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी कि आप झुर्रियाँ पड़ने से थोड़ा सा पहले हल्का सा बोटॉक्स यूज़ करना शुरू कर दें। किस एज में? लेकिन ये 25 एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है, अर्लियर एजेस में रिकमेंडेड नहीं है, जब तक के बहुत ज़्यादा कोई गहरी झुर्रियाँ ना पड़ी हों। ठीक है, तो उससे आप एक कंट्रोल तरीके से बड़े अच्छे से इनको नेचुरली इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स। विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स। ठीक है। इसके अलावा फिलर होते हैं, लेकिन फिलर बहुत माइन्यूट अमाउंट में, थोड़ी मिकदार में करने से बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिलर तो लिप्स के लिए होते हैं ना, ये फिर बाकी फेस के लिए भी काम आते हैं? किसी मसल झुर्रियाँ हो वहाँ पर आप फिलर यूज कर सकते हैं। ये भी मसल रिलैक्स के लिए होता है? बोटॉक्स मसल रिलैक्स के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पर भी झुर्रियाँ एक्सप्रेशन से बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं, वहाँ पर बोटॉक्स लगाने से मसल्स रिलैक्स होते हैं और झुर्रियाँ थोड़ी सी कम वाज़ेह होती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आप स्किन केयर की बात करें, क्योंकि हर कोई तो बोटॉक्स फिलर्स वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं हम क्या इस्तेमाल करें। ठीक है। तो एक तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो कि इस शो पे काफ़ी डिस्कशन भी हमारी रहती है कि धूप जो है आपके चेहरे में झुर्रियाँ बनाती है। आप कंजेक्टिवली धूप में बैठे रहें तो एक वक्त आएगा आपके स्किन जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है। सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा बहुत से लोग सनस्क्रीन लगाते हैं मगर उनको उसका टाइम पीरियड नहीं पता। मैं चाहूँगी प्लीज़ बता दें कि अगर हम सुबह सुबह निकलें घर से और हमने सनस्क्रीन लगा लिया, आप काम पे जा रही हैं, मेरी बहनें कॉलेज जा रही हैं बच्चियाँ, तो उसके लिए वो सनस्क्रीन कितने टाइम तक काम करेगा और दोबारा एप्लीकेशन उसकी रिक्वायर्ड है?
बिल्कुल हर 2 से 3 घंटे बाद आपको रिपीट करना होता है, क्योंकि सिर्फ इतनी देर के लिए ही काम करता है। चेहरे से अगर धुल जाए, वॉश हो जाए तो दोबारा अप्लाई करना होता है। और ये भी बता दें कि सनस्क्रीन के अलावा जो सीरम्स हैं वो कौन कौन से जो रिंकल्स की रोकथाम के लिए काम आए? सीरम में आपने एक इंग्रेडिएंट ढूंढना है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट स्किन में तोड़फोड़ का अमल बंद करते हैं और रीजेनरेशन रिन्यूअल का अमल शुरू करते हैं। कोई सा भी सीरम जो ब्रांडेड अच्छा हम मेडिकेटेड ले रहे हैं बाजार से, उसमें विटामिन सी आप देखें, विटामिन सी देखें। इसके अलावा आप रेटिनॉल देखें। ठीक है, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसके हिसाब से पहले बता दें, फिर स्किन ऑयली के हिसाब से बता दें रिंकल्स के। विटामिन सी एनीबॉडी कैन यूज, लेकिन एक्नी प्रोन स्किन में थोड़ा सा ध्यान से यूज करते हैं। अच्छा, रेटिनॉल जो है वो थोड़ा सा 25-30 के बाद वाली स्किन में बेहतर होता है। इसके अलावा ड्राई स्किन वालों ने एहतियात से शुरू करना होता है। ठीक है, विद द मॉइस्चराइजर 1 मरतबा 2 मरतबा मॉइस्चराइजर के साथ। ठीक है, और उसको आप प्रोलॉन्ग्ड अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो झुर्रियाँ बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा लास्ट में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ये किस वक्त लगाना है और क्या विटामिन सी को रेटिनॉल के साथ मिक्स कर सकते हैं? विटामिन सी को और रेटिनॉल को मिक्स नहीं कर सकते। विटामिन सी अलग लगेगा और रेटिनॉल अलग लगेगा। विटामिन सी आप दिन में लगाएंगे, रेटिनॉल आप रात में लगाएंगे। ओके, परफेक्ट। ये जो हमारे जो कोई प्रोडक्ट्स हैं स्किन के, स्पेशली जो एंटी एजिंग क्रीम्स आ गई हैं बहुत सारी, अगर वो हम नेक पे, फेस पे अच्छी तरीके से रात को लगा के सो जाओ, ये जो मसाज होती है, मसाज से भी कहते हैं कि झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, क्या बात सच है या बस ये एवं ट्रेंडिंग में बात डाली हुई है सोशल मीडिया पे फजूल? असल में सीरम कोई भी जादुई नहीं होता, आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है और रात को लगा के सोने से वो जज्ब होते हैं स्किन में। सो दैट्स ट्रू। मसाज इज ऑल्सो अनदर थिंग। मसाज आप कंसेक्टिवली अच्छे तरीके से करते रहें तो वाकई एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है। अच्छा, रिंकलिंग का प्रोसेस वाकई स्लो होता है। तो जो मसाज के लिए ऑयल है, फेशियल ऑयल्स, वो कौन से यूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर द रिंकल्स? आप नेचुरल ऑयल्स की तरफ जाएं। जैसे इसमें तो एंटी एजिंग भी होता है ना, कोकोनट, तो डॉक्टर साहब कोकोनट इस्तेमाल कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल यूजुअली कोमोडोजेनिक होता है, यानी कि उससे चेहरे पे दाने बनते हैं। ओके, तो हम फिर कौन सा करें डॉक्टर साहब? प्योर ऑयल हम लगाने को रेकमेंड नहीं करते। आप अच्छा मॉइस्चराइजर लेके उससे मसाज कर सकते हैं। नॉट विद द ऑयल्स, विद द मॉइस्चराइजर। कोई भी अच्छा मेडिकेटेड या मसाज मॉइस्चराइजर्स जो आ गए बॉडी मसाज वाले, वो भी चेहरे पे कर सकते हैं? चेहरे को जरा ख्याल से रखें, ज्यादा बेहतर है। उसके लिए स्पेशल मॉइस्चराइजर होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बात की रिंकल्स के ऊपर। अब अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका जो चेहरा है वो सही नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है और बड़े हमारे हिसाब से बनाया है। हर कोई देखने में अलग अलग अपनी शख्सियत का मालिक रखता है और प्यारा लगता है। तो जब आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी स्किन जवान रहेगी और आप भी खूबसूरत रहेंगे। तो देखिए, अपना ख़ास ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा मॉर्निंग शो। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।